अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एप्लीकेशंस डिस्कस की थी पास्कल व्लॉग, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की तरफ मूव ऑन करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि अपथ्रस्ट, अपेरेंट वेट, ये सारे पहले हमें क्लियर होंगे, फिर हमें अच्छे से आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल समझ आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपथ्रस्ट क्या है। अपथ्रस्ट सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपथ्रस्ट क्या है भाई। पहले हम एक छोटी सी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अपथ्रस्ट क्या है? ये अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, अब देखें अपथ्रस्ट क्या है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें पानी पूरा ऊपर तक फिल है। क्या है? उसमें पानी ऊपर तक फिल है। एक बकेट है मेरे पास, उसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है। मैंने क्या किया, उसके अंदर ये पेन ड्रॉप कर दिया उस बकेट के अंदर जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ था। अब पेन को तो मैंने नीचे ड्रॉप किया है, तो पेन को तो भाई नीचे जाना चाहिए था। पेन क्या होगा? फ्लोट करेगा। पेन क्या होगा? फ्लोट करेगा। मेरे पास एक बकेट थी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था ऊपर तक, टॉप तक, ठीक है। मैंने क्या किया, ये पेन लिया, उसको ड्रॉप कर दिया पानी की बाल्टी में, ठीक है। अब पेन को क्या होना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। लेकिन पेन क्या होता है, अगर आप लोग ऑब्जर्व कर, लेकिन हमारा पेन तो नीचे नहीं जा रहा होता। पेन क्या हो रहा होता है? पानी में टॉप लेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है। तो जो फ्लूइड के अंदर कुव्वत है, जो ताकत है, जो पेन को फ्लोट करवाने में पानी की टॉप लेयर के ऊपर हेल्प कर रही है, वो सिंपल ज़बान में हमारे पास है अपथ्रस्ट। क्या है? अपथ्रस्ट है। क्या है अपथ्रस्ट? वो कुव्वत है, वो ताकत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में फ़्लोट करवाने में हेल्प कर रही है। ये फ्लूइड के अंदर अपनी ताकत होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ़्लोट करवाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। वो ताकत, वो कुव्वत जो फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कैसे लगती है? परपेंडिकुलर। ये ऑब्जेक्ट मेरा मैंने अंदर डाला, ठीक है, किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो जो पानी लगाएगा ना, परपेंडिकुलर लगाएगा इस ऑब्जेक्ट के, जिसकी वजह से ये ऊपर फ्लोट करेगी। वो जो फ्लोट करने की जो फ्लूइड लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो फ्लोट करेगा, और परपेंडिकुलर लगाएगा फ्लूइड ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जो कुव्वत होगी, वो फोर्स होगी, वो ताकत होगी, वो क्या होगी? अपथ्रस्ट होगी। क्या होगी? अपथ्रस्ट होगी, जिसकी वजह से मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई अपथ्रस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन की, ठीक है। अब इस अपथ्रस्ट का एक फार्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भाई देखें, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक एज्यूम किया कि अंदर मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर है जो रखा हुआ है किसी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। ये इसके अराउंड फ्लूइड है। एक कंटेनर था, ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड के अंदर एक मेरे पास सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से बात की थी। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे टॉप पे कोई और प्रेशर होगा, यहाँ बॉटम में कोई और प्रेशर होगा। और लंबी चौड़ी बात भी की थी कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट, जैसे जैसे हम डेप्थ में आ रहे होंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा, है ना। बात की थी अच्छे से, ड्राइव भी करके दिखाई थी। तो ये वाली बात समझने के लिए आपको पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजिम है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेशर होगा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P1 का। यहाँ डेप्थ पे आएंगे तो कोई और प्रेशर होगा, जिसको मैंने नाम दे दिया P2 का। और ये प्रेशर कैसे आएगा? ये फ्लूइड इस कंटेनर के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस टॉप के ऊपर मैंने अच्छे से बताया था कि प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ डेप्थ। क्यों हो रहा होगा भाई? पीछे हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि ऊपर प्रेशर क्या था? सिर्फ एटमॉस्फेयर का लगने वाला, जिसको P0 बोला था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ फ्लूइड में डिस्टेंस कवर करते हुए नीचे आ रहे थे, तो एक प्रेशर ऐड हो रहा था जो था P0 प्लस रॉ GH। और ये रॉ GH कहाँ से आ रहा था? ड्यू टू फ्लूइड का प्रेशर, ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है। तो हमने इस तरह पूरा साबित भी किया था कि जो डेप्थ पे प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टॉप पे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे टॉप पे कोई और प्रेशर है, यहाँ नीचे कोई और प्रेशर है। P1 का फार्मूला क्या होगा? F1 अपॉन ए, एरिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फोर्स क्या एग्जर्ट हो रही है, तो फोर्स के लिए इसको अरेंज कर दो। सिंपल, क्या करो भाई? फोर्स के लिए इसको अरेंज मार दो, ठीक है। यहाँ पे भी P2 के लिए क्या करो? अरेंज करो। P2 किसके बराबर होगा? प्रेशर का फार्मूला पढ़ाया था ना, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स के लिए अरेंज करा, ये आ गया। अब अगर मैं बोलूँ इस पूरे सिलेंडर में नेट फोर्स क्या लग रही है, नेट फोर्स क्या लग रही होगी भाई? नेट फोर्स
नेट फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल फोर्स। फाइनल फोर्स क्या है मेरे पास, F2 है भाई, इनिशियल क्या थी, F1 थी। F2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, P2A माइनस F1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, P1 इंटू A। जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कीजिए, अंदर क्या बचा, P2 माइनस P1, क्या बचा, P2 माइनस P1। अच्छा, हमने लास्ट उसमें बात की थी कि जैसे जैसे हम टॉप से लेकर डेप्थ तक आएंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर हो रहा था, यानी कि टॉप पे तो फ्लूइड कम था ना। अब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे थे तो प्रेशर के अंदर जो रॉ GH का फैक्टर ऐड हुआ था वो क्यों हुआ था, ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर। इसको हमने नाम दिया था प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड। जब भी बार बार बोल रही हूँ कि पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब ये वाली चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ए तो एज इट इज़ रहा, P2 की वैल्यू क्या आएगी, P0 प्लस रॉ GH, ठीक है, रॉ GH माइनस P1 किसकी इक्वल होगा, सिंपल किसकी इक्वल होगा, P0 की, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, सिर्फ हवा का लगने वाला कर रहा होगा ना, जिसको हमने नाम दिया था P0 का, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, तो मेरे पास सिंपल आंसर क्या है, A रॉ GH नेट फोर्स इसके इक्वल आ गई। अच्छा, अभी जो मेरे पास नेट फोर्स आई है इसकी डायरेक्शन पहले तो देखते हैं भाई हम लोग, ठीक है। ये जो मेरे पास नेट फोर्स आई है इसकी हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे भाई, यहाँ पे बॉटम में एक फ़ोर्स लग रही होगी जिसको मैंने F2 बोला हुआ है, और यहाँ टॉप पे एक लग रही होगी F1 लग रही होगी। क्या है, F2 जो है वो ज़्यादा है F1 के मुकाबले में, क्यों, क्योंकि भाई नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है ना। ये देखो यहाँ पे ऐड होके आया हुआ है P0 प्लस रॉ GH। टॉप पे क्या था, सिर्फ P0 से हवा का प्रेशर लग रहा था। जैसे जैसे हम डेप्थ में आते जा रहे थे तो फ्लूइड का प्रेशर भी साथ साथ ऐड हो गया P0 के। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा नीचे डेप्थ में ज़्यादा फोर्स है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि F2 डोमिनेंट होगी F1 पे। डोमिनेंट यानी कि ग्रेटर, हावी होने वाली, डोमिनेंट मतलब हावी होना, ठीक है। F2 बड़ी है F1 से, ठीक है, F2 क्या है, इससे बड़ी है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी ना। और ये जो अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्स थी इसको हमने क्या नाम दिया था, अपथ्रस्ट का। तो सिंपल नेट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी अपथ्रस्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें बात, A इंटू हाइट, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, हाइट क्या होता है मेरे पास मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, मीटर क्यूब के, जो डायमेंशन बनेगी वॉल्यूम की। तो ये मेरे पास अब फॉर्मूला क्या बनता है, रॉ GV। ये क्या बना मेरे पास, रॉ इंटू GV। ये V क्या है मेरे पास, ये है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स, ऑफ द सॉलिड इमर्स। अच्छा, अब ये इस बात का क्या मतलब है, G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये क्या है मेरे पास, डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये मेरे पास डेंसिटी है। ये अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड क्या है भाई, ये उस सॉलिड का वॉल्यूम है, उस सॉलिड का वॉल्यूम है जो पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है, जो इमर्ज हुआ हुआ है। अगर मेरे पास इस चीज़ को अच्छे से थोड़ा देख लेगा, मेरे पास एक स्टैटिक फ्लूइड है और यहाँ पे ये मैंने एक वॉल्यूम है जो इसके अंदर डाल दिया है, इमर्ज मतलब डाल देना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज, ये वाला वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे जो इमर्ज हुआ हुआ है सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज, सॉलिड का वो वॉल्यूम जो इमर्स हुआ हुआ है, पानी के अंदर कौन सा वाला हिस्सा मौजूद है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, ये डिप नहीं हुआ हुआ है, इमर्स नहीं हुआ हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट का वो इमर्स हुआ हुआ है फ्लूइड के अंदर, तो इसको हम कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो मेरे पास अपथ्रस्ट आया इसको हम FB से भी डिनोट कर रहे होते हैं, बराबर है रॉ G इंटू V के। इसी को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, इसी को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको FB से भी डिनोट कर लें और F अपथ्रस्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर सिंपल तो अगर कहें तो U से डिनोट कर लें, U इज़ इक्वल्स टू रॉ GV। इसी को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट भी कहते हैं, इसी को हम बॉयंट फोर्स भी कह रहे होते हैं। यानी कि वो फोर्स जो फ्लूइड ऊपर लगाता है ताकि ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट कर जाए, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। और ये जो
ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है, ये क्यों करता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। भाई प्रेशर में फ़र्क आया जब भी तो फोर्स मेरे पास कुछ आई, मतलब हमने जो यहाँ पे F2 माइनस F1 किया वो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आया ना, ऊपर कुछ था नीचे कुछ था, इस वजह से मेरे पास अपथ्रस्ट क्रिएट हो रही होती। अगर इतनी बात समझ आती है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरह मूव ऑन करते हैं, विच इज़ अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरह मूव करते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास भाई अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट, एक मिनट भाई हेडिंग डाल लें। अपेरेंट वेट, अपेरेंट का मतलब क्या होता है भाई? अपेरेंट का मतलब सिंपल ज़बान में तो अगर कहा जाए तो होता है ज़ाहिरी, जो एक्चुअली ना हो, ज़ाहिरी दिखने वाली चीज़, नॉट एक्चुअली, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो, से वो सिर्फ हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हो, नॉट एक्चुअली। अब ये अपेरेंट वेट है क्या, इसकी एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है। भाई फ़र्ज़ करो ये मेरे पास ग्राउंड है, इसके ऊपर मेरे पास कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। उस ब्लॉक का मेरे पास भाई वेट जो है वो 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन है। अब वेट वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ उसका डायरेक्टेड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस ब्लॉक को अगर मुझे लिफ्ट करना है तो इसके ऊपर फोर्स भी मैं कितनी ही लगाऊंगी, 5 न्यूटन लगाऊंगी, जिसकी वजह से ये लिफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई? भाई इसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है ना, तो 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाऊंगी, जिसकी वजह से इसको मैं ऊपर उठा लूँगी। अब फ़र्ज़ करो मेरे पास यही 5 न्यूटन वाला ब्लॉक है, यही 5 न्यूटन का ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक फ्लूइड के अंदर डाल दिया। क्या किया? एक स्टैटिक फ्लूइड के अंदर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो तो 5 न्यूटन है, वो डायरेक्ट तो नीचे की तरफ ही कर रहा है, ग्राउंड की तरफ ही डायरेक्टेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर ताकि नेट फोर्स 0 हो सके, ये इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट कितने का एक्ट कर रहा है? 2 न्यूटन का कर रहा है, ठीक है, 2 न्यूटन का अपथ्रस्ट लगा। अब अगर मैं चाहूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है, मेरे पास जो ब्लॉक है, नीचे की तरफ ना गिरे, ऊपर ही रहे, बैलेंस रहे, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? जो मेरे पास, अभी देखो गौर से सुनो, मैंने क्या किया, एक ब्लॉक था मेरे पास 5 न्यूटन का, सिर्फ अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने अज्यूम किया कि एक ब्लॉक है मेरे पास जिसका वेट 5 न्यूटन है, उसको मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है। भाई उसका वेट 5 न्यूटन था, नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा था, उसको लिफ्ट कितने फोर्स के साथ करेंगे? 5 न्यूटन के साथ ही करेंगे ना, कोई नई चीज़ तो नहीं है। इसी ब्लॉक को मैंने इधर फ्लूइड के अंदर रखा, उसका वेट कहाँ डायरेक्टेड है? इस ब्लॉक का वेट कितना है उसी ब्लॉक का? 5 न्यूटन ही है। डायरेक्ट कहाँ कर रहा है, डायरेक्शन क्या है उसकी? नीचे की तरफ ही है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक ज़ाहिर है फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट डाला है तो अपथ्रस्ट तो लाजमी आएगी ना, ऑब्वियस है, ठीक है। अपथ्रस्ट लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन की। अब अगर मैं चाहूँ कि ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे, ऊपर की तरफ ही रहे, तो मैं इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाऊंगी? जो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास इसका एक्चुअल वेट है, इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट है, उसमें से जो अपथ्रस्ट है ना उसको निकाल देंगे। जब हम एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को निकाल देंगे तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास अपेरेंट वेट, यानी कि वो ज़ाहिरी वेट जिसका एक्चुअल में नहीं था। एक्चुअल में तो उसका वेट 5 था ना, अब जब हमने इसको फ्लूइड में डाला तो उसका वेट क्या हो गया? 3, यानी कि हम मुझे इसके ऊपर 3 न्यूटन की ताकत लगानी पड़ रही है, यानी कि हम मुझे वर्क इसके ऊपर, यानी कि पहले कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन। अब इसी का वेट है तो 5 न्यूटन ही, लेकिन लगानी कितनी पड़ रही है इसके ऊपर ताकत? 3 न्यूटन। क्यों? क्योंकि आधी फोर्स ओवरकम किसने की? अपथ्रस्ट ने की। तो अपेरेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट, इसके अपने वेट में से जितना अपथ्रस्ट लग रहा है वो निकाल दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है अपेरेंट वेट। यही वजह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना वो फ्लूइड में जाने से कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने भी देखा, एक्चुअल में था कितना? 5 न्यूटन। मैंने इसके ऊपर अब कितना वेट इसका मुझे लगाना पड़ा, यहाँ पे इसका वेट कितना बचा है, मतलब यहाँ पे इसको फ्लूइड में जब डाल दिया मैंने तो अपथ्रस्ट ने तो उसके ऊपर 2 न्यूटन लगा दिया। अब मुझे लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है? 3 न्यूटन की रिक्वायर है, जबकि है तो उसका वेट 5 न्यूटन ही ना। तो फ्लूइड में डालने से इसका जो वेट था वो क्या हुआ? कम हो गया। वेट क्या हो गया इसका? कम हो गया। क्यों? क्योंकि आधा यहाँ पे बैलेंस किसने कर दिया? अपथ्रस्ट ने कर लिया ना। जितना ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास अपथ्रस्ट होगा, अपेरेंट
अपेरेंट वेट मेरे पास उतना ही कम हो जाएगा, अपेरेंट वेट उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वेट पे से अपथ्रस्ट को हम माइनस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा मेरे पास ये होगा, मेरे पास अपथ्रस्ट होगा, उतना ही जो मेरे पास अपेरेंट वेट है वो मुझे कम रिक्वायर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं कि आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या है। ये आपके सामने इसका स्टेटमेंट मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रीड करके आई होप अभी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बकेट है जिसके अंदर पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक, कि उसके अंदर अगर कोई भी अब चीज़ डाल दी तो भाई पानी बाहर गिरेगा, बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है अब। ठीक है। बिल्कुल एक बकेट है मेरे पास, उसके अंदर पानी टॉप तक फिल हुआ हुआ है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर अगर आप कोई जग डालें या फिर तो अपना, अगर उसके अंदर अपना हाथ डालें, वो उस बकेट के अंदर जिसके अंदर पूरा ऊपर तक लिक्विड फिल है, आपने उसके अंदर अपना अगर हाथ डाला, आप उसके अंदर अगर अपना हाथ डालेंगे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। आप अपना हाथ डाल के देख लें, अगर आप कोई पेन डालें उसके अंदर तो पानी क्या होगा, बाहर की तरफ गिरना शुरू होगा। उस सूरत में बात करी हूँ जब बकेट है उसके अंदर पानी पूरा ऊपर तक टॉप तक फिल हुआ हुआ है। ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया भाई, अपना हाथ पूरा इमर्स किया। ठीक है। उससे क्या होगा, जो पानी है आप नोट करते हैं कि पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये पानी बाहर की तरफ क्यों आ रहा है? पानी, मैंने हाथ डाला, हाथ इमर्स किया अपना उसके अंदर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट डाला, वो जब पानी ऊपर तक फिल हुआ है ना, तो अब क्या होगा, वो पानी जो होगा, फ्लूइड होगा, वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वाटर है जो बाहर की तरफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? ये इसी वजह से गिर रहा है कि जितना भी वॉल्यूम में आपने ऑब्जेक्ट का इमर्स किया है, उस ही के बराबर उतना ही पानी बाहर की तरफ आएगा। क्यों आएगा? जब आप कोई ऑब्जेक्ट को उस पानी के अंदर इमर्स करेंगे तो जो लिक्विड है वो फैलेगा, वो उसी ऑब्जेक्ट की जगह बनाएगा अंदर आने के लिए, जिस वजह से वो डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। जितना वॉल्यूम आप ऑब्जेक्ट का इमर्स करेंगे उतना ही उसी के बराबर उसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना होगा, जितना आप उसको इमर्स करेंगे पानी में, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उतनी ही उसकी जगह बनाएगा ऑब्जेक्ट की आने की। सिंपल ज़बान में, जितना भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अगर आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट डालते हैं उस फिल्ड बकेट के अंदर तो कम पानी डिस्प्लेस होगा। छोटा क्या मतलब, जितना उसका वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है, मतलब कम डाला है आपने, छोटा ऑब्जेक्ट डाला है तो कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा। अगर आपने कोई बड़ी जाइगेंटिक चीज़ डाल दी है उसके अंदर तो फिर ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा। ये सब डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स के ऊपर, कि भाई आपके ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है जो आपने उसके अंदर लिक्विड में इमर्स किया है। ठीक है। अब स्टेटमेंट को रीड करो, क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स मतलब डिप किया जाता है एक लिक्विड के अंदर। लिक्विड यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। यानी कि जो अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट क्या फोर्स है अभी बताया था, वो फोर्स जो फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाता है। ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अपथ्रस्ट फोर्स विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। जो अपथ्रस्ट होगा ना, जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वो सिंपल बराबर किसकी हो जाएगा, वेट के। उस वेट के जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट, उस वेट के इक्वल होगा जो फ्लूइड अंदर आने की वजह से डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड हटेगा, पानी जितना बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि F अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू द वेट। वेट किसके इक्वल है, ये वेट कौन सा वेट है, उस फ्लूइड का वेट है जो कि डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट के आने से। यानी कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है भाई, फ़र्ज़ करो ये पेन ही था मेरे पास, तो ये पेन तो एक छोटा ऑब्जेक्ट है ना, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फिल्ड बकेट के ऊपर डाला तो भाई अब वो बकेट पूरी ऊपर तक भरी हुई है भाई, बिल्कुल, कि उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो पानी बाहर डिस्प्लेस होगा, बिल्कुल टॉप तक भरी हुई है। अब मैंने ये उसके ऊपर रख दिया तो क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम मैंने इमर्स किया उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। ये उसका वेट है, उस फ्लूइड का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट के आ जाने की वजह से। इसको आप दूसरी ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड immersed is equal to the volume of the liquid
डिस्प्लेस, यानी कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स हुआ, जितना सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स हुआ पानी में, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। लिक्विड क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट की जगह बनाएगा। ऑब्वियसली लिक्विड तो फैला हुआ है ना, बिल्कुल, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो क्या करेगा, लिक्विड फैलेगा, डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से। तो वो जो वेट होगा ना उस लिक्विड का, जो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, जो बाहर गिरेगा लिक्विड बिल्कुल, उसका जो वॉल्यूम होगा ना उसके बराबर हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये भाई ये हमारे पास एक प्रिंसिपल था जो हम आर्किमिडीज़ ने पेश किया था। आर्किमिडीज़ एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिन्होंने भाई ये प्रिंसिपल पेश किया था। ठीक है, इनके बारे में आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, कॉर्नर में छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा। खैर, इन्होंने ये प्रिंसिपल पेश किया था जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, पीछे हमने अपथ्रस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, और जो अपथ्रस्ट है उसी को हम बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, बॉयंसी भी कहते हैं। बॉयंसी कह लें, अब क्या की कह लें, लोग तो इसको बॉयंसी ही जहाँ तक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को देखते हैं। अच्छा भाई, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ना 3 पैरामीटर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अपथ्रस है, या तो भाई हमारे पास जो अपथ्रस है वो ग्रेटर देन वेट है। अगर हमारे पास अपथ्रस जो है, अपथ्रस क्या बताया कि वो फोर्स जो फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाए, अपथ्रस अगर हमारे पास क्या है, वेट से ज़्यादा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो मेरा जो सिंपल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा। ठीक है, अभी और अच्छे से डिस्कस करते हैं, समझ आ जाएगा आप सब। ठीक है, अगर मेरे पास भाई अपथ्रस जो है वो कम है, वेट ज़्यादा है, वेट अब डोमिनेंट है, तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा भाई मेरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि जो अपथ्रस्ट वेट के अगर इक्वल है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा सिंपल फ्लोट करेगा, अपनी जगह पे फ्लोट करते हुए जाएगा, जहाँ वहीं पे रहेगा, सिंपल ज़बान वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो मौजूद है। सॉरी, फ्लोट नहीं करेगा, फ्लोट तो उसके ऊपर कर रहा है, रिमेन वेयर इट इज़, यानी कि अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अपथ्रस जब वेट से ग्रेटर होगा तब वो फ्लोट करेगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया भाई। यहाँ पे एग्जांपल इसकी एक फिशेज़ है ना, जैसे फ़िश अपनी जगह पे मूव कर रही होती हैं। फ्लोट क्या है, वो ऊपर की तरफ निकल जाना, ऐसे ऊपर तो नहीं जा रही होती ना मछलियाँ। एक फ़िश भी हो सकती है, एक सबमरीन भी हो सकती है। अच्छा हाँ, सबमरीन का भी अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अभी ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सबमरीन की। अच्छा, इसको वैसे सबमरीन भी कहते हैं और सबमरीन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लें भाई, सबमरीन। ठीक है, सबमरीन भी कहते हैं, सबमरीन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, कुछ भी कह लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई वो नहीं पढ़ने वाली। ठीक है, अच्छा, सबमरीन हमारे पास एक ऐसी मतलब वो है डिवाइस तो नहीं, सॉरी, एक ऐसी गैजेट है, या फिर हाँ ऐसी शिप है, शिप सही टर्मिनोलॉजी है, हाँ शिप है, जो ना केवल पानी के ऊपर ट्रैवल करती है बल्कि पानी के अंदर भी ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, अब वो क्या है, उसका ताल्लुक लॉ ऑफ फ्लोटेशन से देखते हैं। भाई फ़र्ज़ करें मेरे पास ये पूरा एक समंदर है। ठीक है, इसके अंदर अब सबमरीन चल रही है, ये रही सबमरीन है। ठीक है, ये रही। अब जो सबमरीन होती है ना हमारी, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर जो ना वो टैंक के कंपार्टमेंट्स लगे हुए होते हैं, टैंक के कंपार्टमेंट्स, जिसके अंदर ना वाटर फिल होता है। वो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना टैंक के सबमरीन के अंदर, उनमें वाटर फिल होता है। जब सबमरीन को ऊपर की तरफ जाना होता है, मतलब लिक्विड से बाहर आना होता है, वाटर से, पानी से बाहर आना होता है, तो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर से पानी को रिमूव कर दिया जाता है ताकि इसका फिर वेट कम हो जाए और ये ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, ये ना सिर्फ पानी के अंदर ट्रैवल करती है बल्कि पानी के ऊपर भी फ्लोट कर रही होती है, ऊपर भी ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें भाई ये वाटर है, इसके अंदर मेरे पास ये सबमरीन मौजूद है। ठीक है, अब ये जो सबमरीन है ना ये स्टैटिक है, रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा, फ्लूइड में जाएगा, तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस होंगी जो अमल कर रही होंगी। एक होगी ये, कोई फ़र्ज़ करो अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट अगर वो फ्लूइड के अंदर है तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस अमल में आएंगी। एक होगी अपथ्रस्ट जो इसको बाहर लेके आएगी, अपथ्रस्ट
बाहर लेके आएगी और एक इसका अपना वेट होगा जो एक्ट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये बात ध्यान में है। अब यहाँ पे जो सबमरीन है, अगर मैं कहूँ ये स्टैटिक है, ये रुकी हुई है, तो इसका क्या मतलब है भाई? अगर इसका फ़र्ज़ करो वेट 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन ले लो, चलो 10 न्यूटन है, वेट किसके बराबर है इसका? 10 न्यूटन। और अगर मैं कह रही हूँ स्टैटिक है, ये रुकी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, यानी कि अपथ्रस्ट भी इसका 10 न्यूटन के बराबर है ना। नेट फोर्स कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस कर देना, ऑब्वियसली तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। ये बैलेंस हुआ हुआ, यानी कि अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर है भाई, वेट के बराबर है ना। जब ये क्या है, अपनी एक ही जगह पे मौजूद है, ये रहा अपथ्रस्ट क्या है, वेट के बराबर है भाई। ठीक है, तो क्या है, ये अपनी जगह पे रुकी रहेगी। ठीक है, कहीं ऊपर ऐसे नहीं निकलेगी ना नीचे ऐसे जाना शुरू हो जाएगी, है ना। इसका वेट डोमिनेंट तो नहीं है ना अपथ्रस्ट पे, वेट क्या है, अपथ्रस्ट के बराबर हुआ हुआ है। अब अगर सबमरीन को या सबमरीन जो भी कहते हैं भाई, इसको सबमरीन कहते हैं वैसे तो आमतौर पे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ इसको अगर ऊपर जाना है, इसे ऊपर जाना है भाई, इसको अगर मैं कहूँ सबमरीन को भैया पानी से बाहर जाना है, तो क्या होगा भाई? पहले तो सबमरीन के अंदर ना कंपार्टमेंट्स लगे हुए होते हैं जिसके अंदर वाटर फिल होता है। अब जब इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है सबमरीन को, तो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर से पानी को निकाल दिया जाएगा, यानी कि इसका जो वेट है उसको कम कर दिया जाएगा। वेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, ताकि भाई ऑब्जेक्ट फ्लोट करके ऊपर निकल जाए मेरा, है ना। अब क्या हुआ भाई, जो मेरी सबमरीन थी ये ऊपर की तरफ आ गई भाई, ये ऊपर आ गई, बिल्कुल सही है। अब ये जब ऊपर आ रही है, अब ये क्या कर रही है, ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है जो अपथ्रस्ट है मेरा, अपथ्रस्ट है वो वेट से ज़्यादा हो गया है ना, वेट से ज़्यादा हो गया है। क्यों? कंपार्टमेंट में से पानी को निकाल दिया, यानी कि वेट को कम कर दिया। वेट कम हो गया तो अपथ्रस्ट बढ़ गया, अपथ्रस्ट बढ़ गया यानी कि ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यू यानी कि ग्रेटर हो जाएगा वेट से। यू किसको मैं कह रही हूँ? अपथ्रस्ट को। किसको कहा है मैंने? अपथ्रस्ट को। यू यू से वैसे डिनोट कर रहे होते हैं, वैसे आप अपथ्रस्ट लिख लें सिंपल। ठीक है, अपथ्रस्ट बढ़ गया वेट से। हाँ, अपथ्रस्ट क्या हुआ? ज़्यादा हो जाएगा वेट के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि भाई कंपार्टमेंट में से जैसे ही पानी को निकाल दिया तो वेट क्या हो गया? कम हो गया, अपथ्रस्ट बढ़ गया, सबमरीन ऊपर आना शुरू हो गई। ये सबमरीन अभी यहीं पे रुकी हुई थी, स्टैटिक थी। अपथ्रस्ट और वेट बराबर थे, जैसे ही कंपार्टमेंट में से पानी रिमूव हुआ सबमरीन अब ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई पानी के। अब कब तक आती रहेगी? ऐसा तो नहीं है ना कि आते आते ऊपर ऊपर ऐसे हवा में निकल के ऊपर चली जाएगी, अर्थ को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल भी। एक पॉइंट तक ऊपर आती रहेगी और रुकेगी कहाँ पे? एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो अपथ्रस्ट है, मान लो कि अपथ्रस्ट जो है वो कितना हो गया, अपथ्रस्ट जो है बढ़ गया 6 न्यूटन हो गया, और जो वेट है जो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा था वो 3 न्यूटन था। डायरेक्ट अपथ्रस्ट डोमिनेंट है, जब भी तो ऊपर की तरफ जा रही है। अब जाहिर है ऊपर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो अपथ्रस्ट है मेरा वो वेट के बराबर हो जाएगा, तो सबमरीन अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी अपनी जगह पे और फ्लूइड के ऊपर लेयर पे फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगी। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक बात आप लोग बिल्कुल कहते हैं ना फिट कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा अपने, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड, एनी ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा अपवर्ड मूव करने में अनटिल उसका वेट जो है अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए। एक पॉइंट लास्ट में उसका ऐसा आएगा कि जो उसका वेट होगा ना ऑब्जेक्ट का, अल्टीमेटली अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा, अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेट डोमिनेंट हो जाएगा अपथ्रस्ट के मुकाबले में अगर इसका वेट जो है, इसका वेट अपथ्रस्ट के मुकाबले में डोमिनेंट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ये पानी में डूब जाएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे वेट इसका ज़्यादा हो जाए, अगर मैं कहूँ ये अपथ्रस्ट कम हो जाता है, 3 न्यूटन हो जाता है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पानी में नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी ना, है ना, यही होगा। तो अगर वेट ग्रेटर है अपथ्रस्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा मेरा? सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, और अगर अपथ्रस्ट मेरा वेट से ज़्यादा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता जाएगा। ठीक है, जैसे सबमरीन थी ना, ये ऊपर की तरफ आ रही है और आती रहेगी, उस पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी जहाँ पे इसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। क्या होगा? वेट अपथ्रस्ट के जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे सबमरीन आके रुक जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि फ़्लोट करती करती भाई ऊपर निकल जाएगी, एक पॉइंट लाजमी आएगा कि वेट जो है अपथ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो जितना भी बॉयंसी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, अपथ्रस्ट वगैरह का सब पढ़ते ही हम लिक्विड की केस में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ गैस, इन गैसेस। ठीक है, कि भाई ये बॉयंसी वगैरह सब गैसेस में कैसे होता है। ठीक है, अच्छा,
तो एक सिंपल सी बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं, जो कि आपकी बुक में भी ली हुई थी। वो थी हॉट एयर बैलून की। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक जो हॉट एयर बैलून होता है वैसे वो ऐसा ही दिखता है। ये था ना, हाँ, हॉट एयर बलून ऐसे ही दिखता है। ठीक है, ये जो मेरे पास हॉट एयर बलून है ये किसी एयर में मौजूद है। ठीक है, अब ये जो एयर है ये मेरे पास फ्लूइड है। एयर फ्लूइड है ना ऑब्वियसली। लिक्विड के केस में हम लोग क्या ले रहे थे, फ्लूइड, लिक्विड को ही ले रहे थे ना। यहाँ पे एयर जो है, एयर क्या है, गैस है भाई। और मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि फ्लूइड ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है बल्कि गैस भी होता है ना। एयर क्या है, एक गैस की तो बिल्कुल वो है। ये रहा मेरे पे, ये जो मेरे पास हॉट एयर बलून है ये हवा में मौजूद है, और ये हवा क्या है, मेरे पास फ्लूइड है। ठीक है, अभी जो हॉट एयर बलून है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम इसको हॉट एयर देते हैं। ये तो हमारे पास नॉर्मल एयर है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हॉट एयर भरते हैं, गर्म हवा देते हैं, जिसकी वजह से ऊपर जाता है। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई अपथ्रस फोर्स लग रही होगी, है ना, और यहाँ पे कोई ना कोई वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत करना शुरू कर देगा कि भाई वहाँ तो लिक्विड था। भाई अपथ्रस की डेफिनेशन वही है, अभी मैंने बताई थी ना, कि वो फोर्स जो फ्लूइड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर मूव कर जाए, फ्लोट कर जाए, है ना। अब ये अपथ्रस क्या है, वो फोर्स जो फ्लूइड लगाता है। फ्लूइड क्या है, लिक्विड नहीं है, सिर्फ गैस भी है भाई, और यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं। तो ये मत बिल्कुल सोच के रखिएगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड जो है लिक्विड है। आमतौर पे सब यही समझते हैं, इनिशियली भाई हम भी यही समझते थे कि सिर्फ लिक्विड होता है, लेकिन वो होता गैस भी। और ये स्टार्ट में लेक्चर के मैंने बिल्कुल अच्छे से ये बात वाज़ेह कर दी थी। ठीक है, अच्छा, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे क्या है, अपथ्रस ऊपर की तरफ लग रही है, वेट भाई नीचे की तरफ है। अब जो हॉट एयर होती है ना, हॉट एयर, ये तो ज़ाहिर है हम बलून को खुद देते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये जो अपवर्ड है, अभी अपवर्ड क्यों मूव कर रहा होता है, वो भाई इस वजह से करता है, जो हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है ना, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट जो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। जो हॉट एयर की डेंसिटी होती है ना, वो कम होती है एयर के मुकाबले में, यानी कि कम होती है जब भी वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना हमारा हॉट एयर बलून। भाई देखो, जो चीज़ जितनी कम होगी, जो चीज़ जितनी हल्की होगी वो उतनी ऊपर जाएगी, जो मोटी चीज़ होगी, जो भारी चीज़ होगी, वो नीचे की तरफ रहेगी, है ना। अब इसकी एग्जांपल और कैसे, भाई केमिस्ट्री में ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा होगा, उसके अंदर एक बात लाजमी पड़ी होगी भाई, कि जो गैसेस जो होती हैं जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है वो इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होती, जिन बजाय इसके कि उनका जिनका एटॉमिक मास कम होता है। ठीक है, उसका बहरहाल यहाँ से ताल्लुक़ नहीं था, बताने का मकसद सिर्फ यहाँ ये था कि जो चीज़ जितनी हल्की होगी, जितनी कम होगी, वो उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, उतनी तेज़ फैल रही होती है। फैलने का ताल्लुक़ यहाँ नहीं था, वो बहरहाल में एक कंट्रोवर्सी थी। बहरहाल यहाँ पे हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो कम है, हल्की है, जब भी वो ऊपर की तरफ जा रही है, हल्की चीज़ ऊपर की तरफ जाती है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल बात बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जिसकी डेंसिटी कम है, यानी कि हॉट एयर की डेंसिटी नॉर्मल एयर जो होती है हमारी उसके मुकाबले में कम है। ठीक है, होती भी है, इसी वजह से ये हमारा जो बलून है ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब एक तो मेरे पास होती है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी जो यूनिट वॉल्यूम है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जब 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है, एक तो ये डेंसिटी है, और एक होती है भाई वेट डेंसिटी। वेट के लिए क्या कर रहे होते हैं, ये m/g कर दिया जाए, सिंपल, जो भी मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाती है, वेट डेंसिटी आ जाती है। अब जो हमारे पास एयर होती है ना, एयर जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, है ना भाई, उसकी जो डेंसिटी होती है ना वो होती है भाई 1.2 होती है। ठीक है, अब मुझे अगर वेट डेंसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल 9 उससे जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि है 9.8। अगर अप्रॉक्स उसको 10 लेके करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मेरे पास ये जो नॉर्मल हवा है इसकी क्या आई है, वेट डेंसिटी आई है। क्या आई है, वेट डेंसिटी आई है। अभी क्या है, क्यों है, आहिस्ता आहिस्ता अब आ जाएगा सब समझ। ठीक है, ये जो मेरे पास नॉर्मल एयर है, ये एयर, ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है ना, उसकी जो वेट डेंसिटी है वो 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब सुनो, और ये जो वॉल्यूम है मेरे पास ये क्या है, 1 मीटर क्यूब ही है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो है ही क्या,
कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास मौजूद है। सिंपल है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हवा में या तो नीचे आएगा, ये कैसे डिफ़ाइन होगा? अब गौर से सुनो मेरी बात। देखो, अगर मैं कहूँ, ये तो देखो अभी बात याद रखो कि जो एयर की वेट डेंसिटी है वो क्या है, 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब पे जो बॉयंट फोर्स लग रही होगी, वो लग रही होगी 12 न्यूटन। 1 मीटर क्यूब पे लगने वाली जो बॉयंट फोर्स है वो क्या है, वो है 12 न्यूटन। ये क्या है, 1 मीटर क्यूब पे लगने वाली कितनी फोर्स है, जो बॉयंट फोर्स है, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स है, वो क्या है, 12 न्यूटन है। ठीक है, अब गौर से सुनो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या है, हॉट एयर बलून है। अभी मैं बोल रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 मीटर क्यूब का वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिख लो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का वेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या इसकी बात कर रहे हैं, वेट डेंसिटी की, का वेट ग्रेटर देन है 12 न्यूटन के मुकाबले में, 12 न्यूटन पर क्यूब के मुकाबले में अगर ग्रेटर देन है तो सिंपल क्या होगा, अगर 12 न्यूटन से ज़्यादा है 1 मीटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का वेट, इससे एयर का क्या है, 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 12 से ज़्यादा है, तो फिर अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? अगर उसका 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम लाजिम है 1 मीटर क्यूब होना, क्योंकि हम बोलते क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए, लाजमी शर्त है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 मीटर क्यूब का वेट क्या बोल रहे थे, m इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके, अभी एक एग्जांपल तो अच्छा समझ आएगा। ठीक है, का वेट इससे एयर के वेट से ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सिंपल ज़बान में कंसिडर कर लो, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डेंसिटी है 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, पर मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम लाजमी क्या है, 1 मीटर क्यूब है, लाजमी 1 मीटर क्यूब है। अगर मैं इसकी वेट डेंसिटी पूछूं तो 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 मतलब वो 9.8 को राउंड ऑफ करके लिया है भाई मैंने। ठीक है, और 9.8 रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आंसर क्या आया, 9 न्यूटन। अब ये बताओ, ये जो 9 न्यूटन, भाई देखो सिंपल, ये जो 1 मीटर क्यूब है, 9 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये पर मीटर क्यूब यूनिट है, ये क्या है, सॉरी यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब मतलब इसकी जो जगह है, ऑब्जेक्ट ने जगह इतनी घेरी है, 1 मीटर क्यूब जगह इसने डिस्प्लेस की है जगह, गौर से सुनो, जगह डिस्प्लेस की इतनी। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या आया है, 9 न्यूटन आया ऑब्जेक्ट का। भाई मैंने डेंसिटी क्या रखी थी, 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी की आ गई 9 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी जो 9 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो ये क्या है, 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम है। अगर ये इससे कम है तो क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि फ्लोट कर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, और वो एक पॉइंट आएगा कि ज़ाहिर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो रुकेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बात सिंपल ये हो रही थी कि ऊपर कब जाएगा और नीचे कब आएगा। ठीक है, अगर ये वाली बात समझ आती है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय एयर इज़ बॉइंड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस। वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो बात पढ़ी थी ना फ्लूइड के केस में, कि जो सिंपल अपथ्रस है मेरा, जो भी अपथ्रस होगा वो बराबर किसके हो रहा था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है सराउंडेड है किससे, एयर से, वो बॉइंड अप होगा किस फोर्स के इक्वल, बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस। भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसने हवा में मौजूद है ना, तो ज़ाहिर है हवा में जब ऊपर की तरफ बॉइंड अप होगा तो अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द, यहाँ पे फ्लूइड क्या है, ये गैस है, ज़ाहिर है ऊपर मौजूद, तो कोई ना कोई हवा को डिस्प्लेस कर रहा है ना ये, तो इधर क्या होगा, सिंपल जो अपथ्रस्ट होगा मेरा वो बराबर हो जाएगा
वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड क्या है, गैस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हवा के पार्टिकल्स को इधर उधर करेगा जब भी तो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है भाई, अपथ्रस्ट एक्ट हो रहा है ना। अपथ्रस्ट क्या है, ऊपर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स, जो बराबर किसकी हो रही है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस, वेट ऑफ द फ्लूइड बोला था ना आर्किमिडीज ने। फ्लूइड यहाँ पे क्या है, हमारे पास एयर है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली जो एयर हमारे अराउंड होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, अब इसकी अगर मैं वेट डेंसिटी की बात करूँ तो 1.2 इंटू 10 कर देंगे सिंपल, तो क्या होता है 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब है ना। हाँ, 12 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जो बॉइंट फोर्स लग सकती है वो क्या है, 12 न्यूटन है। ठीक है, 12 न्यूटन है। 1 मीटर क्यूब में जो बॉइंट फोर्स लग सकती है वो 12 न्यूटन है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो वेट डेंसिटी है उसकी वो इससे ज़्यादा है, इससे अगर ज़्यादा है, ये 12 न्यूटन मैक्सिमम है, बस मैक्सिमम है, कोई 12.1 वगैरह कुछ नहीं है बस। ठीक है, ये 12 न्यूटन मैक्सिमम है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसकी वेट डेंसिटी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, ऊपर नहीं फ्लोट करेगा, सिंपल क्या होगा भाई, नीचे चला जाएगा। अगर हाँ 12 न्यूटन से कम है तो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। जैसे अभी यहाँ ये 9 न्यूटन वाली बात बताई ना मैं, 9 न्यूटन पर मीटर क्यूब वेट डेंसिटी थी। ठीक है, क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा अगर ये 12 न्यूटन से कम आता है वेट डेंसिटी। ठीक है, आई होप सो ये वाली चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। ये पूरा केस हमने पढ़ लिया गैस में, और पीछे हमने पूरा लिक्विड के केस में पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। दोनों जगह हमने अप्लाई करके देख लिया, लिक्विड में भी और गैस में भी। दोनों में क्या हुआ, अपथ्रस्ट किसके बराबर आया था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिक्विड के केस में फ्लूइड क्या था, लिक्विड, और यहाँ पे क्या था, गैस। यहाँ पे जितना इस ऑब्जेक्ट ने हवा में एयर को डिस्प्लेस किया, गैस को डिस्प्लेस करा, उतना ही उसी जो एयर डिस्प्लेस हुई उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट लगा है इसको ऊपर ले जाने में। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। और हाँ, जो चीज़ इधर आपको नहीं क्लियर हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।